हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज है साइंस की पैडागोजी कि साइंस में कैसे पैडागोजी बनती है उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं साइंस की पैडागोजी लेके आई हूँ, ये आपकी आने वाले जो यूटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आई होप कि आपको इसमें समझ में भी आएगा। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, यानी कि विज्ञान शिक्षण की जो विधियां हैं उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी विधि है और उस विधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, असाइनमेंट मेथड, इतनी प्रकार की मेथड है। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन सी कैसे वर्क करती है। सबसे पहले का बात करते हैं लेक्चर मेथड की। लेक्चर मेथड को हिंदी में व्याख्यान विधि कहा जाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जो लेक्चर मेथड है इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट होगा और टीचर होगा वन टू वन क्या करेगा, एक दूसरे के सामने रहेगा। यानी कि जो टीचर होगा वो तो क्या होगा, एक्टिव होगा, जबकि जो आपका बच्चा स्टूडेंट है वो क्या होगा, निष्क्रिय होगा। ठीक है। अब जो टीचर है वो क्या कर रहा है, जो अपना चैप्टर है, जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ना वो वहाँ पे कोई प्रदर्शन कर रहा है, ना ही वो उसको दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट करके। तो उसमें क्या चल रहा है, खाली एक लेक्चर है, यानी कि मुंह से वो अपने शब्दों को बोल रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है खाली। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लेक्चर मेथड हो जाएगी। अगर इसमें पूछा जाता है कि बच्चा इसमें कैसे रहता है, तो बच्चा निष्क्रिय रहेगा, जबकि आपका जो टीचर होगा वो सक्रिय यानी कि एक्टिव रहेगा। ठीक है। बात करते हैं सेकंड मेथड की, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को कौन सी मेथड कहा जाता है, इसमें हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन का मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं बच्चे को, उसको क्या कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ देखो ऐसे है, ऐसे हमको करना है। जैसे आपसे आप साइंस में की बात करूँ, जैसे आप फोर्स पढ़ा रहे हैं, फोर्स पढ़ा रहे हैं, तो फोर्स में क्या करोगे आप, जैसे आपके पास आपके हाथ में कोई डस्टर है तो डस्टर से आप क्या करोगे, जैसे आपने उसको टेबल पर रखा और क्या कह रहे हो कि बच्चों देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जब इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ तब ये आगे की ओर बढ़ रही है। तो यानी कि उसको प्रदर्शन करके कोई चीज़ आप दिखा रहे हो, कोई चीज़ आप वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हो, साथ साथ में उसको प्रदर्शन भी कर रहे हो, तो वो कौन सी मेथड होगी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगी। ठीक है, प्रदर्शन विधि हो जाएगी। अगला है लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होगा, आप वहाँ पे व्याख्या एक्सप्लेन भी करते रहोगे और वहाँ पे आप उसे प्रदर्शित भी करते रहोगे। जैसा पिछली बार एक क्वेश्चन बना भी था कि आप अगर क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंट के बारे में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि आप इन्वायरमेंट के बारे में, कुछ जीवों सजीवों के बारे में कुछ आपको दिया जाए, तो आप उसको कैसे अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हो। तो क्या करोगे, आप उन बच्चों को लेके कहाँ जाओगे, कहीं जहाँ जैसे जंगल हो गया, जंगल में आप दिखाओगे कि यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे इतने प्रकार के यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो आप उनको क्या कर रहे हो, दिखा भी रहे हो, पर और क्या कर रहे हो, उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हो, साथ साथ में क्या करोगे, एक्सप्लेन भी करोगे। तो वो कौन सी मेथड हो गई, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगला है ह्यूरिस्टिक मेथड। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो होती है, हिंदी में अगर बात करें तो ह्यूरिस्टिक मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, आपका अन्वेषण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या हो गया, अन्वेषण विधि हो गया। तो अन्वेषण विधि यानी कि बालक जो आपका स्टूडेंट है उसे जो टीचर होगा कम से कम बताने की कम से कम बताएगा, लेकिन उसके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम रखेगा और बोलेगा कि आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कीजिए, या आप इस प्रॉब्लम का हल खुद निकालिए। यानी कि बच्चा एक डिस्कवरी के रूप में कार्य करेगा, खोज के रूप में वहाँ पे कार्य करेगा। बच्चा जो उसके सामने प्रॉब्लम होगी उसका ट्रुथ जानने की कोशिश करेगा। तो ऐसी जो मेथड हो जाती है, कौन सी मेथड होती है, ह्यूरिस्टिक मेथड होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पूछी जाती है, तो इसे आप अच्छे से एक बार देख लें। अब बात करते हैं अगला, जो आपका मेथड है वो है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या हो गया आपका,
प्रोजेक्ट मेथड हो गया आपका। अगर प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो एक बार क्वेश्चन बना था कि प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा उत्पादित किया गया था, तो ये किया गया था किलप्रैक्टिक के द्वारा इसका उत्पादन किया गया था, यानी किसको खोजा गया था। अगर बात करें प्रोजेक्ट मेथड की, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें जो स्टूडेंट को समस्या समाधान के लिए क्या दिया जाता है, एक उचित प्रोजेक्ट उसे दिया जाएगा और स्टूडेंट क्या करेगा, उसको एक योजनाबद्ध तरीके से उसे समाप्त करेगा। तो प्रोजेक्ट मेथड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होगा, अगर स्टूडेंट को क्या दिया जाएगा, कोई भी एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और बच्चे को क्या कहा जाएगा उसमें, और बच्चे उसमें क्या करेगा, अपना जो तथ्य है, अपने फैक्ट्स है, अपनी सोच है उसे दिखाएगा और उसके हिसाब से वो अपनी जो प्रॉब्लम उसके पास आई है उसे सॉल्व करेगा। ठीक है। अब टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, आपका जो बुक होगी यानी कि टेक्स्ट बुक होगी उसी से क्या दिया जाएगा, टीचर के द्वारा उसे होमवर्क दिया जाएगा, उसी से बच्चा होमवर्क करके लेके आएगा और उसी से रिलेटेड वहाँ पे जो टीचर है स्टूडेंट से क्या करेगा, क्वेश्चन भी करेंगे। अगला टाइप है आपका मेथड का, वो है असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड को हिंदी में क्या कहा जाता है, दंत कार्य कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो टीचर होगा वो जो अपना पाठ्यक्रम है उससे क्या करेगा, छोटे छोटे खंडों को कह देगा, आपके बच्चों को देगा। बच्चे क्या करेंगे, एक निश्चित समय में उनको एक निश्चित समय दिया जाएगा कि आप इस टाइम तक ये कार्य पूरा कर लें, इस असाइनमेंट को पूरा कर लें। तो उसमें क्या करेगा, बच्चा अपना असाइनमेंट पूरा करके लेके आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका टॉपिक है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो कौन कौन से स्टेप है, पहला मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जो आपके मेथड के स्टेप है वो कुल 5 होते हैं। पहला है फेल्ट प्रॉब्लम यानी कि समस्या का अनुभव। दूसरा है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम यानी कि समस्या को कैसे डिफाइन करेगा। थर्ड है फॉर्मुलेशन और हाइपोथेसिस यानी कि जो उपकल्पना कैसे बनाएगा। चौथा है डाटा कलेक्शन। फिफ्थ है टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस। तो पहला है आपका स्टेप वो है फेल्ट प्रॉब्लम, यानी कि अगर किसी बच्चे को बोलें या फिर कोई बड़े अडल्ट को बोलें कि आपके सामने कोई बाधा आ गई, कि कोई भी चीज़ आ गई, कोई समस्या आ गई, किसी चीज़ से उसका कोई काम रुक रहा है, तो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या करेगा, अनुभव करेगा कि ये प्रॉब्लम इस कारण से हो रही है या ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले पद ही साइंटिफिक मेथड का क्या होता है, समस्या का अनुभव। जब तक उसे समस्या का अनुभव नहीं होगा तब तक जो साइंटिफिक मेथड है या कहें वो जब तक उसको कोई भी समस्या होगी ही नहीं तब तक वो उसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या करेगा, जब उसके सामने कुछ प्रॉब्लम आएगी या प्रॉब्लम रखी जाएगी तो समस्या का क्या करेगा, अनुभव करेगा यानी कि फेल्ट करेगा। उसके बाद डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद जो अपनी समस्या है उसका सोचेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, किस कारण से आ रही है, ये समस्या की जो प्रकृति है, नेचर है, ये कैसा है। उसके बाद क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। थर्ड जो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर उपकल्पना बनाएगा कि ये प्रॉब्लम कहीं इस कारण से तो नहीं आ रही है या फिर इस कारण से तो नहीं आ रही है या ऐसे तो नहीं आ रहे, वैसे तो नहीं आ रही। तो हाइपोथेसिस बनाएगा, उपकल्पना बनाएगा। उस उपकल्पना उसकी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक है। अगला है डाटा कलेक्शन। तो जो भी उपकल्पना उसने बनाई, जो उसने प्रॉब्लम पहले सोची, पहले उसने प्रॉब्लम का अनुभव किया, प्रॉब्लम के अनुभव के बाद उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम का विश्लेषण किया कि प्रॉब्लम किस तरीके से आपकी आ रही है। उसके बाद उसने क्या करा, हाइपोथेसिस बनाई कि ये प्रॉब्लम किस कारण से या कहाँ से आ रही है, किस प्रकार की प्रॉब्लम ये है। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने सारा कुछ क्या किया, एकत्रित किया, इनकी उस डाटे को उन आंकड़ों को क्या किया, कलेक्ट किया उसके बाद। ठीक है।
उसके बाद क्या किया उसने, फिफ्थ स्टेप लास्ट जो होता है वो होता है टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस। यानी कि जितने भी उसने हाइपोथेसिस बनाए थे उसका टेस्ट करेगा कि जो मैंने उपकल्पना बनाई थी वो सही थी या गलत थी। दोबारा क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा, अपनी प्रॉब्लम के बारे में फिर से वो सोचेगा, उन आंकड़ों को देखेगा कि जो मैंने आंकड़े एकत्रित किए हैं वो सही है या गलत है। अगर वो आंकड़े उसके सही बैठ गए तब तो ठीक है, अगर नहीं बैठे तब वो दोबारा से क्या करेगा, उसमें संशोधन करेगा। ठीक है, ये 5 स्टेप से है, पूछे भी जाते हैं, आपके क्रम वाइज लगाने को भी आते हैं। ठीक है, अगला जो साइंस का टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल्स अंडरलाइन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम बनता है उसमें किस प्रकार के सिद्धांतों को आपको इंक्लूड करना होता है। जब आपका एक करिकुलम तैयार किया जाता है तो उसमें आपको कौन कौन से जो स्टेप्स है, जो प्रिंसिपल है, उसको ध्यान में रखकर बनाना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। यानी कि आपका सिद्धांत है कि आपके विविधता और इलास्टिसिटी यानी कि लचीलेपन का सिद्धांत है। जो आपका पाठ्यक्रम बनेगा वो लचीलापन होना चाहिए, दृढ़ नहीं होना चाहिए, बच्चों को आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के लिए सिद्धांत। उपयोगिता कैसी होगी, कोई चीज़ आपने बनाई, कोई करिकुलम आपने बनाया तो वो कैसे उपयोगी है आपके लाइफ के लिए, वो चीज़ उसमें होनी चाहिए। यानी कि आपके लाइफ से रिलेटेड ही वो चीज़ होनी चाहिए, तभी वो चीज़ आगे जाके आपके जीवन में काम आएगी। तो उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका जो करिकुलम आपने तैयार किया है वो स्टूडेंट के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहे, वो आनंदित महसूस करे, यानी खुश हो। जब वो आपका, जैसे आपके स्टोरी होते छोटे बच्चों को, जैसे कि आप स्टोरी सुनाने लगते हो तो खुश होते हैं वो, उसी प्रकार से करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए जिससे जो स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये जो करिकुलम है उसे समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। तो आपका जो करिकुलम है वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और जो बच्चा है उसे अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार का करिकुलम आपको बनाना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन। तो आपका जो सिद्धांत है, जो करिकुलम है वो किससे होना चाहिए, आपके सोशल से भी रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि आपके सामाजिक जीवन से, समाज से भी रिलेटेड होना चाहिए। कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हो तो एक समाज को ध्यान में रखकर ही वो चीज़ बनाई जाती है। तो वो आपका जो करिकुलम है वो सोशल, आपके जो सामाजिक है उससे भी रिलेट करना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर। तो आपका जो करिकुलम है वो क्या होना है, तार्किक सोच का होना चाहिए, इसमें तथ्य होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आप बना रहे हो तो बच्चे के मन में आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी आनी चाहिए। तो लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि कोई चीज़ आपने जैसे बनाई तो आपके बच्चे के मन में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे हुआ, उनको तर्क आना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हुआ। फिर वो क्या करेगा, अपना या तो टीचर से पूछेगा कि ये चीज़ कैसे हुई, या फिर खुद करके वो सीखने का प्रयास करेगा। तो लॉजिकल ऑर्डर भी होना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन। तो लोकल डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो आपकी स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उससे संबंधित भी आपका करिकुलम होना चाहिए। जैसे आपका एक बच्चा है, कुछ चीज़ सीख रहा है तो मानव जाति यानी कि जो ह्यूमन बीइंग से है उसके लाइफ से भी रिलेटेड होना चाहिए, उनके अनुभव से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो इस प्रकार का करिकुलम भी तैयार करना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। यानी कि दूरदर्शिता का सिद्धांत से हिंदी में कहा जाता है। तो विद्यार्थियों में क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ वो पढ़ रहा है तो वो चीज़ अभी तो पढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में दूर की सोच का भी उसमें होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हुई, किस प्रकार से ये चीज़, अगर इस चीज़ को हम यूज करें तो और कौन सी चीज़ इससे निकल कर आ सकती है। तो दूरदर्शिता का सिद्धांत भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम तैयार करने में। ठीक है,
अगला जो टॉपिक है वो है एक्टिविटीज़ इन साइंस। तो एक्टिविटीज़ कैसे कराएंगे साइंस में? पहला है जैसे पिछली बार यहाँ पे यूटेट में क्वेश्चन बना था कि कौन सी जो है शायद सह संबंधित नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना था। तो साइंस में क्या होता है, ये आपका क्या होगा, ये आपका कभी कभी होते हैं स्कूल में, कभी कभी, यानी कि कभी 6 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, कुछ इस प्रकार से का यहाँ पे कराया जाता है। यानी कि डेली नहीं कराया, जो चीज़ आपको डेली कराई जाएगी वो आपके करिकुलम का पार्ट होगी। जो आपके आप में डेली नहीं कराई जाएगी वो क्या करेगी, सह सह हो जाएगा, यानी कि सह संबंधित होगा वो आपके करिकुलम से। ठीक है, तो पहला आपका है कि जो आपका साइंस क्लब है वो भी सह संबंधित होता है आपके साइंस से, यानी कि एक एक्टिविटी होती है, हॉबी आपकी एक्टिविटी होती है। साइंस फेयर यानी कि आपके जो विज्ञान मेले होते हैं वो भी आपके साइंस में सह संबंधित होते हैं, यानी कि को करिकुलम से बोल सकते हैं। और अगला है साइंस एक्सक्यूरेशन, फिर है आपका साइंस म्यूज़ियम। तो ये क्या है, आपके जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है उससे, उस साइंस के पर्टिकुलर करिकुलम से रिलेटेड नहीं है, ये को रिलेटेड है, यानी कि सह संबंधित है आपके साइंस के करिकुलम से। ठीक है, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि पिछड़े बालकों के प्रकार आपके पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रकार है कि डल पीपल। तो डल क्या होता है, जो छात्र है उनके पिछड़ेपन का कारण ही क्या है, आपकी बुद्धि की कमी है। दूसरा है जनरली बैकवर्ड पीपल। तो जनरली बैकवर्ड पीपल में क्या आ गया, आपका जो स्टूडेंट है वो क्या है, सक्रिय तो है, सक्रिय है, लेकिन वो किसी कारण से, किसी समस्या के कारण से वो क्या गया है, पिछड़ गया है, तो जनरली बैकवर्ड पीपल में वो बच्चा आएगा। अगला है स्पेशली बैकवर्ड पीपल। तो उसमें क्या आएगा, स्पेशली बैकवर्ड पीपल में जो स्टूडेंट होगा वो किसी विषय में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन किसी विषय में वो क्या होगा, उसको किसी विषय में वो इतना अच्छा नहीं होगा, तो वो बच्चे आते हैं स्पेशल बैकवर्ड पीपल में। तो पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको ध्यान रख लेना, इससे और इससे पूछे जा सकते हैं जनरली और स्पेशली में से। अगला आपका टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन द गिफ्टेड चाइल्ड। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगी कि ये जो छात्र है वो गिफ्टेड है, यानी कि प्रतिभाशाली है। तो कैसे करोगे आप, तो पहला क्या करोगे, इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण करके आप जान सकते हो कि ये चाइल्ड जो है गिफ्टेड है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेके भी आप कर सकते हो, पर्सनैलिटी टेस्ट लेके भी कर सकते हो, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी आप उसका टेस्ट कर सकते हो कि ये जो छात्र है, जो स्टूडेंट है वो आपका गिफ्टेड है कि नहीं है। अगला आपका है टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। तो गुड टेस्ट के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए गुड टेस्ट के लिए। अगर आप कोई चीज़ टेस्ट ले रहे हो तो उसमें इन चीज़ों का इंक्लूड होना ज़रूरी है। अगला है रियलेबिलिटी है। थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन है। अगला है डिफ़िकल्ट इंडेक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव और यूजेबिलिटी। तो इतनी चीज़ आपके गुड टेस्ट के लिए क्राइटेरिया है, तो इनको भी आप एक बार देख लें, पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।